हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का 4th चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमने जो बहुपद पढ़ा था उसमें भी बेसिक कंसेप्ट इसके देखे थे। रैखिक समीकरण के, रैखिक बहुपद के, उसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने रैखिक बहुपद पढ़ा था। ठीक है, वहाँ बहुपद के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण के बारे में। तो रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण में। जब रैखिक बहुपद के आगे इक्वल टू के आगे अगर ज़ीरो लग जाए तो वह रैखिक बहुपद किस में बदल जाता है, रैखिक समीकरण में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जो ax प्लस बी के रूप का हो। ठीक है, रैखिक बहुपद किस रूप का होना चाहिए, इसका व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, इसी के व्यापक रूप में अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 इस रूप में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसी रैखिक बहुपद को हमें रैखिक समीकरण में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तब ये किस में बदल जाएगा, रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट था कि कोई भी रैखिक बहुपद है वह ax प्लस बी के रूप में होता है। ठीक है, अगर उस रैखिक बहुपद के आगे हम 0 लगा दें तो वह किस में बदल जाता है, रैखिक समीकरण में। तो फिर से हम एक बार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो बहुपद में पढ़े थे उसे देख लेते हैं। जैसे अचर, चर क्या होता है, इसको देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं चर, जिसको हम लोगों ने बहुपद में भी पढ़ा था। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो चर क्या होता है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, जैसे x, y, z। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब चर हैं। ठीक है, अचर क्या होता है, कोई भी संख्या लिखो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। अचर का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखा है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ये सब क्या है, अचर है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है। हम लोग ने वैसे वहाँ पे पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीजी व्यंजक, ठीक है, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2x, 3x, 4y, 5z, कुछ ऐसे इस रूप में लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं एक चर वाला बीजी व्यंजक। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक चर है, x एक चर है, ठीक है, यहाँ पे y एक चर है, तो इसको हम कहते हैं एक चर वाला बीजी व्यंजक। इसको क्या कहते हैं, एक चर वाला बीजी व्यंजक। ठीक है, एक चर वाला बीजी व्यंजक। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज करिए कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 5, 3x प्लस 8, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अब देखिए ये एक चर वाला बीजी व्यंजक था। ठीक है, एक चर वाला बीजी, यह भी एक चर वाला ही है। ठीक है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ है, यह भी क्या है, एक चर वाला बीजी व्यंजक, एक चर वाला बीजी व्यंजक। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में और इसमें। देखिए ये एक चर वाला बीजी व्यंजक है, बट एक पद है, इसमें कितने पद हैं, एक पद।
एक पद है, ठीक है। ये जो आपका विधि व्यंजक लिखा है यह भी एक चर वाला, देखिए एक्स है सिर्फ, लेकिन इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, दो पद। तो एक चर वाला विधि व्यंजक और एक चर वाला विधि व्यंजक एक पद में, एक चर वाला विधि व्यंजक दो पद में, ठीक है। फिर से सपोज करिए कहीं पे लिखा है 2x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। या फिर कहीं पे लिखा है 7x प्लस 5y, ठीक है, प्लस 8, कहीं इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें कितने चर हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा बहुपद है। देखिए ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि दोनों चर की घात क्या है, 1 है, दोनों चर का पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अच्छा, अब रैखिक बहुपद है बट कितने चर वाला है, तो देखिए दो चर वाला है, एक्स वाई कितने चर हैं, दो चर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाला बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, दो चर वाला बीजी व्यंजक, ठीक है, दो चर वाला बीजी व्यंजक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें हम, समीकरण। अभी तो हमने विधि व्यंजकों को देखा जो कि हम लोग ने बहुपद में पढ़ा है क्लियरली। अब हम देख लेते हैं समीकरण। अगला टॉपिक है समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण क्या होता है, जब किसी भी विधि व्यंजक के बराबर में जीरो लगाकर लिख दिया जाए तो वह विधि व्यंजक समीकरण कहलाता है, ठीक है। मतलब ये जो विधि व्यंजक हैं ये सब बहुपद हैं जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं। इन्हीं विधि व्यंजक के इक्वल टू लगा के, बराबर लगा के अगर हम ज़ीरो लिख दें तो यह विधि व्यंजक किस में बदल जाता है, समीकरण में बदल जाता है। तो इसके एक डिफिनेशन भी लिख लेते हैं छोटी सी। जब किसी भी बीजी व्यंजक, जब किसी भी बीजी व्यंजक के बराबर, जब किसी भी बीजी व्यंजक के बराबर में जीरो, जब किसी भी बीजी व्यंजक के बराबर में जीरो लगाकर लिख दिया, जीरो लगाकर लिख दिया तो वह बीजी व्यंजक, वह बीजी व्यंजक समीकरण कहलाता है। वह बीजी व्यंजक समीकरण कहलाता है, ठीक है। वह बीजी व्यंजक क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कुछ उदाहरण ले लें, ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला वाला उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5, अभी तो ये बीजी व्यंजक बहुपद के रूप में है। अब इसके बराबर क्या लिख दें, ज़ीरो लिख दें, ठीक है। इसी बीजी व्यंजक के बराबर क्या लिख दें, जीरो लिख दें, तो यह क्या हो गया, ये किस में बदल गया। अभी तक ये क्या था, एक चर वाला बीजी व्यंजक था, अब ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण किस में बदल गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण था। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें से कोई भी, जैसे ले लिए 7x प्लस 5y प्लस 8, इसके इक्वल टू 0 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अब ये किस में बदल गया, ये बीजी व्यंजक समीकरण में बदल गया। तो इसको क्या लिखेंगे, दो चर वाला, क्योंकि दो चर है इसमें x और y, तो दो चर वाला रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। किस में चेंज हो गया, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। फिर से
जब किसी भी बीजी व्यंजक के बराबर में 0 लगाकर लिख दिया तो वह बीजी व्यंजक समीकरण कहलाता है। जैसे पहला 2x + 5 = 0, एक चर वाला रैखिक समीकरण। सेकंड क्या है 7x + 5y + 8 = 0, यह क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, एक चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो देखिए मानक रूप को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मानक रूप को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। मैंने पहले ही बताया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax + b, लेकिन यहाँ तो वो तो बहुपद का था ax + b, अब यहाँ समीकरण बदल दिया, बस उसी इक्वल टू क्या लगा देंगे 0 लिख देंगे। तो लिखेंगे ax + b = 0, जहाँ a0 क्या होना चाहिए 0। इसका क्या मतलब है, a0 = 0 का मतलब कि अगर a 0 हो गया, ठीक है, तो 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या करते हैं तो 0 ही हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ b। तो फिर ये रैखिक बहुपद कहाँ बचा, रैखिक बहुपद के लिए तो एक चर होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा x ही 0 हो जाएगा, तो x जब 0 होगा तो यहाँ चर बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है ax + b = 0, जहाँ a0 क्या है 0, तथा a और b कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। a और b वास्तविक संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। तो इनमें हम कुछ केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, इसमें कुछ केस बना लेते हैं। केस इसलिए बना लेते हैं कि, ठीक है, कुछ केस बना लेते हैं, मतलब जब a की वैल्यू मान लीजिए हमने क्या रखा 2 रखा, a की वैल्यू 2 रख दिया और b की वैल्यू क्या रख दिया 3 रख दिया। a की वैल्यू 2 रख दिया और b की वैल्यू 3 रख दिया, तो हमें रैखिक बहुपद है क्या ax + b है। ठीक है, तो a की जगह क्या रख दीजिए 2 × x प्लस b की जगह क्या रख दीजिए 3। इसके इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2x + 3 = 0। तो ये कैसा आपको बहुपद मिल गया, मतलब कैसा समीकरण मिल गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर एक केस और बना लेते हैं, केस 2 में क्या करते हैं, क्योंकि a और b कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या तो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक किसी भी वैल्यू को माइनस लेते हैं, चाहे a को चाहे b को। तो मान लीजिए a बराबर हमने क्या ले लिया -3 और b बराबर क्या ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे ax + b = 0 वाले में, तो a की जगह क्या रख देंगे -3 × x प्लस b की जगह क्या रख देंगे 5 = 0। तो हमें क्या मिल जाएगा -3x + 5 = 0। तो फिर से एक हमें रैखिक बहुपद मिल गया, मतलब रैखिक समीकरण मिल गया। ठीक है, एक केस और बना लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करते हैं, क्योंकि हम क्यों 3 केस बनाए हैं, देखिए वास्तविक संख्या प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है और नेगेटिव में 0 भी होती है।
मतलब प्लस माइनस और जीरो सभी होता है, तो हमने सारे केसों पे चेक कर लिया। एक बार प्लस दोनों ले लिया, एक बार इन दोनों में से कोई माइनस लेते हैं, एक इस केस में थर्ड वाले में किसी एक को जीरो ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ए को क्या ले लिया, जब ए इक्वल टू क्या हो गया 0 और बी इक्वल टू क्या हो गया 3, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, तो देखिए उस केस में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 किए, तो ए की वैल्यू क्या रख दिए 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ 0 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस बी बराबर 0। तो बी बराबर क्या आ गया 0, मतलब अब बी की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 0, मतलब 3 इक्वल टू क्या रख लीजिए 0। तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 कभी 0 के बराबर होगा, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह वैल्यू संभव नहीं है। इसीलिए इससे क्या मत पता चला कि इसका मतलब कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मानक रूप में लिखा है, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है वह किस रूप में होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। क्लियरली यहाँ पे नोट है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो हमारा रैखिक समीकरण मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह वैल्यू संभव नहीं है। तो हमने 3 केस में इसको देख लिया, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमने 3 केस बना लिया। नेक्स्ट दो चर वाला बीजीय व्यंजक को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है वह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने एक चर वाला देख लिया, इसी तरीके से हम 2 चर वाला देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नोट करते हैं, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, ठीक है। 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, इसको देख लेते हैं। 2 चर वाला बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक आपको पता है कि जिसमें 2 चर हो, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको नोट कर लेते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 चर हों उसे 2 चर वाला बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक का क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 चर हों उसे 2 चर वाला बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, जैसे उदाहरण में है कि जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 8, ठीक है, या फिर लिखा है 3z प्लस 2x प्लस 2। तो ये क्या है, यह 2 चर वाला बीजीय व्यंजक है। क्या है, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, इसे क्या कहते हैं, 2 चर वाला बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 2 चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 2 चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण। तो 2 चर में रैखिक समीकरण क्या है, सबसे पहले इसका मानक रूप हमें पता होना चाहिए। तो मैंने बहुपद में इसका मानक रूप बहुपद का मैंने बताया था। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण है तो समीकरण के आगे 0 लगा देंगे, मतलब बहुपद के आगे क्या लगा देंगे 0। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मानक रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो गया,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, a कभी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, a और b दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए a अगर 0 हो गया, सपोज करिए b न भी हुआ, अगर a 0 हो गया तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये हमें दो चर वाले रैखिक बहुपद नहीं मिलेंगे, केवल एक चर मिलेगा। तो दो चर वाले रैखिक बहुपद में इनमें से दोनों नहीं 0 होना चाहिए, चाहे एक भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा a, b, c एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया भी था, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ केस बना लेते हैं हम लोग, जैसे केस नंबर वन बना लेते हैं। जब a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, ठीक है। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 दिया है। तो रैखिक बहुपद दो चर वाला क्या होता है? ax, रैखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब a की वैल्यू क्या रख दें? 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस b की जगह क्या रख दें? 3 इंटू वाई प्लस c की जगह क्या रख दें? 4 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिल गया? 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अभी तक केस नंबर 1 में हमने सारी वैल्यू कैसे ले ली थी? पॉजिटिव ले ली थी, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या पॉजिटिव में भी होती है, तो सारी धनात्मक ले लिया। अब हम कोई वैल्यू को निगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए a बराबर ले लिए -3, b बराबर क्या ले लिए? 4 और c बराबर क्या ले लिए? 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई a की वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू 4 इंटू वाई प्लस c की जगह क्या रख देंगे? 2। दिस इम्प्लाई -3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर से हमें क्या मिल गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण फिर से मिल गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 बनाते हैं। केस 3 क्या होगा? अब हमने एक वैल्यू को निगेटिव लिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस वाले केस में दो वैल्यू को निगेटिव ले लेते हैं। तो a को निगेटिव लिया था, तो इसमें a को पॉजिटिव ले लिया जाए। कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे किसी एक को पॉजिटिव और दो को निगेटिव ले लेते हैं। तो b को मान लिया -3 ले लिया और c को क्या ले लिया? -4, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं कि इसमें आप a b c तीनों में से कोई भी निगेटिव कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। कोई भी निगेटिव कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए a की जगह 1 रख दें, 1 इंटू एक्स प्लस b की जगह -3 इंटू वाई प्लस c की जगह क्या रख दें? -4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस हो जाएगा 3y, ठीक है, और फिर माइनस प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0। तो फिर से हमें क्या मिल गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण फिर से मिल गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस नंबर 4 बनाते हैं।
केस नंबर 4 में क्या करते हैं कि हमने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। अब हम केस 4 में क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को 0 ले लेते हैं। तो मान लीजिए ए को हमने 0 ले लिया, बी को मैंने 3 ले लिया और सी को क्या ले लिया, 4 ले लिया। इन्हीं वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो फिर से रैखिक समीकरण का क्या होगा, मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ए को मैंने 0 कर दिया, तो 0 इंटू एक्स दिस इम्प्लाई प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही बना देता है। 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाई। अब ये तो पूरा पार्ट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यह तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है यह? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। हमें तो दो चर वाला पढ़ रहे हैं, इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्या लिखेंगे, इसलिए a इक्वल टू 0 रखने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम a इक्वल टू 0 रख दें तो हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। फिर केस नंबर 5 को देखते हैं। केस नंबर 5 में हम क्या करते हैं, अब पहले हमने a को 0 ले लिया था, अब हम b को 0 ले लेते हैं। तो लिखते हैं जब a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 2। इस तरीके से मान लीजिए कोई बहुपद लिखा है, तो फिर से ये किस रूप का होना चाहिए, इसका दो चर वाले रैखिक बहुपद का फिर से मानक रूप क्या है, समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। a की जगह हम क्या रख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या रख देंगे 0 इंटू वाई प्लस सी की जगह क्या रख देंगे 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाई 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर से यह कितने चर वाला है, एक चर वाला है। ये कितने वाला है, एक चर। इसका क्या मतलब है, इसलिए b इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। अगर हम b इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें फिर से दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा। मतलब b इक्वल टू 0 रखने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा। फिर से केस नंबर 4 और केस नंबर 5 को फिर से देख लेते हैं। केस नंबर 4 क्या था, जब a इक्वल टू 0 ले लिए, तो आपको क्लियर लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने a इक्वल टू 0 ले लिया, b का वैल्यू 3 ले लिया, c की वैल्यू 4 ले लिया। इसको हम इसके व्यापक रूप में रखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a की जगह 0 रख दिए, 0 इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या रख दिए 3 इंटू वाई प्लस सी की जगह क्या रख दिए 4 इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 मिला। यह क्या है, यह तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 रखने पर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। कहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट को फिर से देख लेते हैं। जब a इक्वल टू, अब हमने a को 0 लिया, अब इस बार b को 0 ले लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 2 ले लिया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मिला। a की जगह क्या रख दिया 2 इंटू एक्स
बी की जगह क्या रख दिया 0 इंटू वाई प्लस सी की जगह क्या रख दिया 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिला। फिर से ये कितने चर वाला है, एक चर वाला है, एक चर वाला। इसका मतलब b इक्वल टू 0 भी नहीं रख सकते, तो b इक्वल टू 0 रखने पे दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए इसके व्यापक रूप में क्या लिखा है, व्यापक रूप लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, दोनों 0 नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई अगर 0 हो गया तो हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, एक लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 6। लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 6। ठीक है, केस नंबर 6 क्या देख लेते हैं, केस नंबर 6 में लिख लेते हैं जब मैंने पहले केस में सब पॉजिटिव लिया, सेकेंड केस में एक को नेगेटिव लिया, थर्ड केस में क्या लिया दूसरे को नेगेटिव ले लिया, फोर्थ केस में क्या कर लिया एक को 0 ले लिया, फिफ्थ केस में क्या किया बी को 0 ले लिया। अब सिक्स केस में क्या करते हैं ए और बी दोनों को 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ए इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू भी क्या हो 0 और सी का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाई ए की जगह रख दें 0, 0 इंटू एक्स प्लस बी की जगह के भी क्या रख दें 0, 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू क्या रख दें 0। तो 0 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 में वाई करेंगे 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या दो कभी बराबर हो सकता है 0 के? नहीं, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a 0 हो गया तो हमें दो चर तो नहीं मिलेगा लेकिन एक चर वाला मिल जाएगा। ठीक है, अगर b 0 हो गया तो भी हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल जाएगा, लेकिन अगर a और b दोनों 0 हो गया तो ये बात तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि न तो ये रैखिक मिलेगा, न तो मतलब रैखिक में ना तो एक चर वाला मिलेगा, ना तो रैखिक में दो चर वाला मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे केस को, पूरे कंसेप्ट को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी कंसेप्ट हैं इन कंसेप्ट पे हमारा प्रश्नावली 4.1 एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं उनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करेंगे तो सब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।